रहे हैं नेशन व्यू पीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष पहलू का आपके सम्मुख रखेंगे ताकि आप खबर पर अपनी सटीक और निष्पक्ष राय रख सकें। दिल्ली में एक मां ने अपने 1.5 साल के मासूम को इतनी बुरी तरह पीटा कि तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, हम एक मां की बात कर रहे हैं और ऐसा उसने किया अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ। और ये तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। दिल्ली की गीता कॉलोनी का ये मामला है जहां एक मां अपने 1.5 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है। आप देखिए जरा किस तरह से हाथ से लात से ये अपने बच्चे को बुरी तरह से मार रही है। 1.5 साल का बच्चा चीख रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। यकीन नहीं होता कि एक मां जो अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से चिपकाए घूमती है वो उसे यूं मार सकती है। अब इस मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गुस्सा किसी और का था, निकला बच्चे पर। समझ नहीं आ रहा कि कौन से तर्क से इस मां की इस हरकत को जो है वो सही ठहराया जाए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि यकीन कोई नहीं कर रहा है कि अपने बच्चे के साथ कोई मां ऐसा कर सकती है। पोस्ट मैटरनिटी ये डिप्रेशन है, कोई और वजह है। घर वालों का आरोप है कि पिछले 8 सालों से लगातार परिवार को परेशान कर रही है, बच्चों पर जुल्म ढाती है और कहती है कि अगर शिकायत करोगे या कुछ कहोगे तो पुलिस में तुम्हें फंसवा दूंगी। जब सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई तो घर वालों ने ये तस्वीरें पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के 41 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन कैश की कड़की से कोहराम मचा हुआ है और हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं लेकिन सुधरे नहीं हैं पूरी तरह। इलाहाबाद से लेकर सहारनपुर तक कैश के लिए नौबत मारपीट तक जा पहुंची है। कहीं बैंक वालों पर गुस्सा फूटता है तो कहीं पुलिस वाले लोगों को पीटते नजर आते हैं। शहर अलग अलग है, अपना दर्द है। हंगामे की वजह एक ही नजर आ रही है, वो है कैश की किल्लत। इलाहाबाद में मचा है संग्राम। बुलंदशहर में पुलिस वाले पर फूटा गुस्सा। सहारनपुर में कहा सुनो। नोटबंदी के बाद अच्छे दिनों का इंतजार काटे नहीं कट रहा। कैश की कड़की के बीच कई शहरों में हंगामा मचा है। पाई पाई के लिए नौबत पीटा पिटाई तक जा पहुंची है। यह इलाहाबाद का कटरा इलाका है। पैसों के लेन देन पर बहस बढ़ी तो स्थानीय लोग बैंक वालों से भिड़ गए। ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसे, किसी का मुंह सूजा, किसी का सिर फूटा। यहाँ मैनेजर जो तो यहाँ तक बाहर निकल के मारा। 25-30 लोग जो तो लड़के थे, 4 व्हीलर से आए थे। वो जिसमें 5-6 लोगों के पास पिस्टल भी थी। एक लड़का उसमें पिस्टल निकाल के बट से मारा, उसका सर फट गया। बुलंदशहर में भी हंगामे की तस्वीर बेशक अलग थी लेकिन वजह बिल्कुल वही। कैश नहीं मिलने पर मामला बढ़ा और फिर शुरू हो गया हंगामा। जरा देखिए कैसे ये महिलाएं बैंक की 4 दीवारी फांद कर अंदर घुसी और फिर पुलिस वाले पर बरसने लगे चप्पल। पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, ये महिलाएं ताबड़तोड़ चप्पल बरसा रही हैं कि तभी गोली चलने की आवाज आती है। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं लेकिन इसके बाद भी महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस वाला उसे धमकाता है लेकिन महिला पीछे हटने को राजी नहीं। भीड़ के आगे पुलिस वाले की एक नहीं चली और काफी देर तक बुलंदशहर में यूं ही बैंक के आगे हंगामा होता रहा। कैश के लिए सहारनपुर में भी हंगामा हुआ। सुबह से ही बैंकों के आगे लोग खड़े थे लेकिन जब पता चला कि कैश नहीं है तो फिर लोगों के सब्र का बांध टूट गया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन लोग शांत होने को तैयार नजर नहीं आए। नोटबंदी के लिए पीएम मोदी ने जो वक्त मांगा उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है लेकिन कैश की कड़की अभी बाकी है और यही शायद सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि 50 दिन बाद भी राहत नहीं मिली तो शायद हंगामे की ये तस्वीर बड़ी हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, और नोटबंदी के इस दौर में जनता परेशान है तो सरकार ये साबित करने में जुटी हुई है कि भाई काले धन पर चोट करने के लिए ये कड़ा फैसला था और इस संदर्भ में कई जगह छापेमारी हो रही है। होटल में छापे डाले जाते हैं, बैंक में, और अब बीजेपी नेता भी इसके शिकंजे में आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद काले धन को किस तरह सफेद किया जाए इस फिराक में कई लोग लगे हुए हैं और कईयों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसने की कोशिश की और इस लिस्ट में अब बीजेपी के नेता का नाम जुड़ा है। भोपाल के बैरागढ़ में आयकर विभाग ने सुशील वासवानी के कई ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि वासवानी की तिजोरी से क्या निकला है ये अब तक साफ नहीं हो पाया लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी वाले ही पीएम की योजना में पलीता लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, साख पर तो बट्टा जरूर लगा है। घर पर छापा, बैंक में पड़ता,
कटघरे में बीजेपी नेता सुशील वासवानी। नोटबंदी के बाद शहर दर शहर छापेमारी हो रही है। बड़े बड़े धनकुबेर इनकम टैक्स महकमे की चपेट में आ रहे हैं। इसी फहरिस्त में अब बीजेपी नेता सुशील वासवानी भी शामिल हो गए हैं। आयकर विभाग की टीम ने उनके घर और होटल के साथ साथ महानगर सहकारी बैंक पर भी छापा मारा, जिससे वासवानी जुड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की टीम ने नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलने और नए नोटों के काले धंधे को पकड़ने के लिए यहां छापे मारे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वासवानी परिवार ने महानगर कोऑपरेटिव बैंक में खातेदारों के आधार कार्ड रख लिए। बताया जा रहा है कि एक आधार कार्ड पर 5,000 रुपए तक 500 और 1,000 रुपए के नोटों की काली कमाई सफेद की गई। भोपाल में बीजेपी के लीडर पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में ये एक्शन हुआ है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुशील वासवानी का ये घर है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ साथ लिखा हुआ है कि इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा है। इतना ही नहीं, इस घर पर बीजेपी का फ्लैग जो झंडा है वो भी लगाया हुआ है। और ये जो एक्शन जो चल रहा है ये न सिर्फ घर पर बल्कि वासवानी जिस बैंक से संबद्ध हैं उस बैंक में भी चल रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम्स ने एक साथ ये कार्रवाई की है। वासवानी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। वो राज्य आवास संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जहां उनके कार्यकाल के दौरान भी कई तरह के गोलमाल के आरोप लगते रहे। संघ और बीजेपी के कई नेताओं से वासवानी की नजदीकी बताई जाती है। ऐसे में अगर उन पर लगे आरोप सही होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। काले धन को लेकर सरकार की तैयारियों के बीच और नोटबंदी के बाद सरकार के ताजा फैसलों में माना जा रहा है कि कैश लिमिट को लेकर एसआईटी की सिफारिशों पर सरकार अब अमल कर सकती है। हालांकि इस संदर्भ में जानकारों की राय जो है वो सरकार से बिल्कुल अलहदा है। नोटबंदी के बाद काले धन को रोकने के लिए सरकार ने नियमों में कई तरह के बदलाव किए, कई तरह की सख्तियां की। अब तैयारी नोटबंदी को और असरदार बनाने की है। सूत्रों की माने तो अब घर में कैश रखने की लिमिट भी जल्द ही तय होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये लिमिट 15 लाख तक की हो सकती है। इतना ही नहीं, बैंक से 3 लाख से ज्यादा की नकदी निकालने वालों पर आयकर विभाग की पैनी नजर होगी। उन्हें कई सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। बहुत सारी बातें हमें ओवर रेगुलेशन में नहीं लेके जानी चाहिए। हमें अपने सिटीजन पे विश्वास करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में लेस कैश की तरफ बढ़ने की कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसे अगर आप एनफोर्स करेंगे, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैश लिमिट को लेकर काले धन पर बनी एसआईटी अपनी सिफारिश सरकार को दे चुकी है। हालांकि कईयों का मानना है कि हर नकदी को काला धन मान लेना कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। आज की डेट में हमने ये समझ लिया कि कैश ही सारी बेईमानी का जड़ है, वो इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑल कैश इज़ नॉट ब्लैक एंड ऑल ब्लैक इज़ नॉट इन कैश। ये बातें आपको मान के चलनी पड़ेंगी और इसको भी धीरे धीरे आप इस व्यवस्था को बदलेंगे तो आपकी इकोनॉमी में इफेक्ट नहीं आएगा। जानकार बता रहे हैं कि ऐसे फैसलों से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। नोटबंदी की मार झेल रहे छोटे और मझौले उद्योग धंधे एक बार फिर तभी रफ्तार पकड़ सकेंगे जब सरकार अपना रुख नरम कर सके। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहानाबाद के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आई महिलाओं को जमीन पर रात काटने को मजबूर होना पड़ा है। यह हमारे विकसित डिजिटाइज देश का एक और तस्वीर है। अस्पताल प्रबंधन उन्हें बेड तक मुहैया नहीं करा पा रहा है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने आई महिलाओं को सरकारी वादों के मुताबिक बेड तो नहीं मिले, मगर जमीन मुहैया हो गई। लिहाजा खुद का बिस्तर डालकर इस ठंडे में सोने का इंतजाम भी कर लिया। ओढ़ने के लिए भी खुद के कंबल का आसरा लिया। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, बेड हैं, मगर वो भी न जाने किन मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। ये सब देखकर किसी का भी बिफरना लाजमी है। कहल पर चले करावे। अच्छा, ये गरीब आदमी ही पैसा कौड़ी ना है, हर्जा खर्चा दोनों है। तो इका परसेंट होश ने जैसे जैसे आए थे वैसे चिल्लाई थे। नहीं डॉक्टर के ठिकाना है ना वैद्य के ठिकाना है। इस बदहाली पर अस्पताल के डॉक्टर साहब का कहना है कि प्रबंधन की समस्या खुद मरीज है, जो ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। वहीं जब इन्फेक्शन के खतरे की बाबत पूछा गया तो बताया कि ऑपरेशन थिएटर में दवाएं दी जाती हैं।
उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, ओटी में ही दिया है, उसका खतरा मुझे को नहीं लगता है। हम लोग आज से नहीं, इससे ज़्यादा 500 का ऑपरेशन पहले कैंप में ही कराते थे और बेड तो नहीं हो पाता था, ऐसे ही ज़मीन पर तोशक और कंबल वगैरह दिया जाता था। बदइंतजामी पर डॉक्टर साहब माफ़ी मांगते हैं, मजबूरी जताते हैं, लेकिन अस्पताल के इस रोग का इलाज कब होगा इसका जवाब उनके पास नहीं है। सैयद मजहर इमाम, न्यूज़ नेशन, जहानाबाद। उधर टर्की में खुलेआम आतंक का खेल देखने को मिला, जहां सूट पहने हुए एक हमलावर ने रूस के राजदूत की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस मामले में हत्यारे को मौके पर ही ढेर कर दिया। खबर है कि हमलावर के परिवार को भी फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। स्टेज पर भाषण दे रहे ये रूसी राजदूत हैं जिन्हें अचानक गोली लगी। वो जमीन पर गिर गया और उसके बाद सामने आया वो हमलावर जिसने पीछे से रूसी राजदूत को गोली मारी थी। गोली लगने के बाद रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव की मौत हो गई, लेकिन ये हमलावर भागने की बजाय तमंचा लहरा रहा था। वो स्टेज पर कभी ऊपर तो कभी सामने निशाना लगा रहा था। साथ ही बार बार वो अलेप्पो और सीरिया का जिक्र भी कर रहा था। कुछ इस तरह टर्की के अंकारा शहर में हाई प्रोफाइल दहशत का खेल खेला गया। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव अंकारा में एक आर्ट एग्जीबिशन में शामिल होने पहुंचे थे। कार्लोव जब भाषण दे रहे थे तभी फिल्म स्टाइल में स्टेज पर काला सूट पहने हमलावर की एंट्री हुई। पहले उसने हवा में गोली चलाई और बाद में राजदूत कार्लोव को निशाना बनाकर फायरिंग करने लगा। हमलावर ने कार्लोव को बिल्कुल नजदीक से पीछे से गोली मारी। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रूस ने इसे आतंकी हमला बताया है और मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात भी कही है। Сегодня в Анкаре в ходе публичного мероприятия получил ранение, от которого затем скончался российский посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадьевич Карлов. Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. इस घटना में 3 और लोग घायल हुए हैं। हालांकि स्पेशल कमांडो की टीम ने हमलावर को तुरंत मार गिराया। टर्की में अपने राजदूत की हत्या के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेश मंत्री सर्गेई लवारेव और सुरक्षा प्रमुख की आपात बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी देश के राजदूत की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। टर्की में रूसी राजदूत की हत्या के बाद एक बार फिर रूस और टर्की आमने सामने आ गए हैं। हालांकि इस हत्या के बाद फौरन टर्की ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की और तनाव को कम करने की कोशिश की। फिलहाल टर्की की दलील है कि ये तुर्की और रूस के रिश्ते को खराब करने की दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। तुर्की में सरेआम हुई रूसी राजदूत की हत्या ने एक बार फिर तुर्की और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तुर्की में रूस के राजदूत की हत्या को तुर्की और रूस के नेताओं ने उकसाने वाली आतंकी कार्रवाई करार दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हत्या की ये घटना उकसाने वाली कार्रवाई है। इसका मकसद रूस और तुर्की के सामान्य होते रिश्तों और सीरिया में रूस, तुर्की, ईरान और बाकी देशों की ओर से की जा रही शांति बहाली की प्रक्रिया में बाधा डालना है। पुतिन के मुताबिक हत्यारों को इसका एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है। हमले को लेकर रूस का यही रिएक्शन होगा कि हम टेररिज्म के खिलाफ और तेजी से लड़ेंगे। रूसी एम्बेसडर पर हमले का सीधा सा मकसद हमारे और तुर्की के रिलेशन को और सीरिया में हालात को बिगाड़ना है। लेकिन रूस, तुर्की, ईरान और बाकी देश सीरिया में शांति बहाली के लिए काम करते रहेंगे। उधर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने भी पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि हत्याकांड का मकसद तुर्की और रूस के सामान्य होते रिश्तों में बाधा डालना है। लेकिन रूस और तुर्की की सरकारें इस उकसाने वाली कार्रवाई की साजिश को अच्छी तरह समझती हैं। Ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına फिलहाल रूस और तुर्की के नेताओं ने जोर दिया है कि इस घटना का साया तुर्की और रूस की दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। रूस सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है। इसे लेकर तुर्की और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हत्याकांड के बाद रूस और तुर्की के रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है जो कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक युद्ध का रूप ले सकता है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर तुर्की में राजदूत जैसी शख्सियत की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और क्या रूस तुर्की की सरकार की इस चूक को नजरअंदाज करने को तैयार है। टीम
न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं एक अनोखे यज्ञ की। यज्ञ में आहुति जिस चीज की दी जा रही है वो और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है और ये यज्ञ हो रहा है गया, बिहार के नक्सल प्रभावित इलाके में। दरअसल नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है और जिसमें आहुति दी जा रही है मिर्च की। और सवाल यही है कि क्या मिर्च की आहुति से नक्सल की समस्या से छुटकारा पाया जाएगा या फिर सिर्फ सुर्खियां बटोरी जाएंगी। बड़े से हवन कुंड में जल रही है यज्ञ की अग्नि और दी जा रही है मिर्च की आहुति। ये गया का इमामगंज इलाका है जहां पिछले कई दिनों से इसी तरह हवन चल रहा है। यहाँ के लोगों का दावा है कि आसपास के गांव से बड़ी तादाद में लोग इस मिर्च यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। उस गांव का चीनी जैसे बरहा गांव है, आपको छतरपुर गांव है, बहुत मतलब इस एरिया का सबसे लास्ट जिसको माना जाता है कि नक्सल प्रभावित ज़्यादा वहाँ पर है। लेकिन उस गाँव से भी लोग महिलाएं आती हैं, रात में आ रही हैं। सुबह 6 बजे से मिर्चा चलता था, झंडा का दिन। सोचिए कि वो 4 बजे भोर में चलती होंगी, वहाँ से 3 बजे भोर में चलती होंगी, शांतिपूर्वक आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोजाना यज्ञ में 300 से 400 किलो मिर्च की आहुति दी जा रही है। दलील है कि इससे शनि ग्रह शांत होंगे और नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। समाज के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए कार्य करें ताकि आपका नाम, आज जो हमारा क्षेत्र बदनाम हो रहा है, उस बदनामी को दूर किया जा सके। ये इलाका लंबे समय से नक्सल प्रभावित है और यहाँ के लोगों को अब इससे छुटकारे के लिए मानो अब इस मिर्च यज्ञ का ही सहारा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस तरह के यज्ञ से लाल आतंक से मुक्ति मिल सकती है या फिर नक्सल के नासूर से निपटने के लिए इलाके का विकास ज्यादा जरूरी है। अजीत कुमार, न्यूज नेशन, गया।